वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेस और हार्मोन्स के रिलेशंस की बात करेंगे। स्ट्रेस का हमारे एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोनल सिस्टम पर एक इम्पॉर्टेंट अफेक्ट पड़ता है और इसकी वजह से कई हार्मोन्स इन्फ्लुएंस होते हैं। ये अलग अलग हार्मोन्स हमारे इमोशंस, हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी प्रोसेसेस, हमारे मेंटल प्रोसेसेस और ओवरऑल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं, कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो उसके पार्ट हैं, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हमारा हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल यानी एचपीए एक्सिस, ये तीनों मिलकर स्ट्रेस रिस्पॉन्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रेस शॉर्ट टर्म होता है जिसे एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं और लॉन्ग टर्म भी होता है जिसे क्रॉनिक स्ट्रेस कहते हैं। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस शरीर को चैलेंजेस के साथ अडेप्ट करने में मदद करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ाता है, क्रिएट करता है और हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ये वीडियो डिफरेंट हार्मोन्स का स्ट्रेस के साथ क्या रिलेशन है उसे दिखाता है और स्ट्रेस और हार्मोन्स एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं उसकी बात करता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस का इम्पैक्ट ह्यूमन हार्मोनल सिस्टम पर। हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम उन ग्लैंड्स का एक ग्रुप है जो हमारे अंदर के हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट रिलीज करते हैं। जब बॉडी स्ट्रेस एक्सपीरियंस करती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस और एंडोक्राइन ग्लैंड तीनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स हार्मोनल सिक्रीशंस को एक्टिवेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस यानी एचपीए एक्सिस, उसके एक्टिवेशन से क्या क्या हमारे शरीर में होता है। एचपीए एक्सिस शरीर की स्ट्रेस रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करने वाला मेन सिस्टम होता है। जब एमिगडाला, जो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, उसको स्ट्रेसर का पता चलता है तो ये एमिगडाला हाइपोथैलेमस को कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या सीआरएच छोड़ने का, सिक्रीट करने का इंडिकेशन देता है। उसके बाद जो सीआरएच यानी कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी एसीटीएच छोड़ने के लिए स्टिमुलेट करता है। और फाइनली इस कड़ी में जो एसीटीएच है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है जिससे एड्रिनल ग्लैंड्स कॉर्टिजोल को सिक्रीट करते हैं और कॉर्टिजोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। और कॉर्टिजोल जो फाइनली इस एचपीए एक्सिस में सिक्रीट होता है, वो स्ट्रेस रिएक्शन की पूरी साइकिल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक्यूट स्ट्रेस रिस्पॉन्स या शॉर्ट टर्म स्ट्रेस शरीर को इमीडिएट चैलेंजेस से निपटने में मदद करता है, वहीं लॉन्ग टर्म स्ट्रेस या क्रॉनिक स्ट्रेस लॉन्ग टर्म हार्मोनल इम्बैलेंसेस को क्रिएट कर सकता है जिससे हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस से रिलेटेड की हार्मोन्स और उनके होने वाले इफेक्ट के बारे में। पहला हार्मोन है कॉर्टिजोल, जिसे प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। कॉर्टिजोल को जनरेट करता है एड्रिनल ग्लैंड, जो एचपीए एक्सिस, जिसके बारे में अभी हमने बात की, उसके द्वारा कंट्रोल होता है। कॉर्टिजोल के कुछ मेन फंक्शंस इस तरह से होते हैं। कॉर्टिजोल हमारे एनर्जी मोबिलाइजेशन, अर्थात बॉडी में एनर्जी स्टोर से एनर्जी को अवेलेबल कराना, इसमें अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉर्टिजोल मेटाबॉलिक रेगुलेशन, अर्थात एनर्जी बैलेंस को बनाने में, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में, इन सारी चीजों में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉर्टिजोल इम्यून रिस्पांस मॉड्यूलेशन भी करता है। इसका मतलब हुआ बॉडी के इम्यून सिस्टम का रिस्पांस मॉड्यूलेशन। जैसे जब कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में इन्वेट करने की कोशिश करता है तो कॉर्टिजोल उसमें एक इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अक्यूट स्ट्रेस की सिचुएशन में कॉर्टिजोल का रोल कुछ इस प्रकार होता है। कॉर्टिजोल हमारी बॉडी में ग्लूकोज की रिलीज को बढ़ाता है जिससे इंस्टेंट एनर्जी अवेलेबल होती है बॉडी के पास। कॉर्टिजोल हमारे कॉग्निटिव फंक्शन और रिएक्शन टाइम को भी बेटर करता है। यहाँ ये बात समझने वाली है कि जब कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेस या किसी हम डेंजर, किसी परेशानी में पड़ते हैं तो उस समय हमें भागने की जरूरत हो सकती है, हमें इमीडिएट डिसीजन लेने की जरूरत हो सकती है, हमें तुरंत कोई डिसीजन लेने की जरूरत हो सकती
सकती है, रिएक्शन टाइम हमारा फास्ट होना चाहिए, और इन सारी चीजों में कॉर्टिजोल हमें मदद करता है। इसके साथ ही कॉर्टिजोल हमारे नॉन एसेंशियल प्रोसेसेस जैसे रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, इन सबको थोड़े समय के लिए रोक देता है। यहाँ यह समझने वाली बात है कि डाइजेशन और रिप्रोडक्शन वैसे तो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, लेकिन जब हम किसी थ्रेट से जूझ रहे होते हैं तब हमें अपनी एनर्जी को एफिशिएंटली और वाइजली खर्च करना होता है। इसीलिए बॉडी इन चीजों पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट थोड़े समय के लिए रोक देती है। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस की सिचुएशन में कॉर्टिजोल किस तरह से काम करता है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस में कॉर्टिजोल ओबेसिटी यानी मोटापा, एब्डोमिनल फैट इंक्रीज, इन चीजों को बढ़ाता है। कॉर्टिजोल शॉर्ट टर्म में जहां इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता था, वहीं लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक स्ट्रेस में इम्यूनो सप्रेशन यानी इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर देता है, जिससे व्यक्ति इन्फेक्शंस के प्रति अधिक वल्नरेबल हो जाता है। कॉर्टिजोल हिप्पोकैम्पस के श्रिंकेज को भी एनहांस करता है, मतलब हिप्पोकैम्पस जो हमारा एक ब्रेन में मेमोरी सेंटर जिसे कहा जाता है, उसको सिकुड़न होने लगती है, मतलब उसमें न्यूरॉन्स का डिके होने लगता है, और उसकी वजह से मेमोरी इंपेयरमेंट और कॉग्निटिव डिक्लाइन हो सकता है। कॉर्टिजोल प्रोलॉन्ग्ड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन अर्थात ब्लड वेसल्स को पतला करने का भी काम करता है। अगर ब्लड वेसल्स जिसमें से ब्लड फ्लो कर रहा है वो पतला होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और उसी स्टेट को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, मतलब बढ़ा हुआ बीपी, और ये फर्दर फिर आगे जाके कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस क्रिएट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स जो वर्क रिलेटेड क्रॉनिक स्ट्रेस का एक्सपीरियंस करते हैं, उनमें हाइपरटेंशन, वेट गेन और रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे हार्मोन की, जिसका नाम है एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, और नॉन एड्रेनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन जनरेट होते हैं एड्रिनल मेडुला से, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा एक्टिवेट होता है। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन का काम है हार्ट रेट और ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, फोकस और रिएक्शन टाइम में सुधार करते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं। एक्यूट स्ट्रेस की कंडीशन में ये दोनों हार्मोन एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन अलर्टनेस और रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ाते हैं और फिजिकल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रॉनिक स्ट्रेस की कंडीशन में ये दोनों हार्मोन प्रोलॉन्ग्ड हाइपरटेंशन या लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर बना के रखते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं ये दोनों हार्मोन, जिससे एग्जेजरेटेड फियर रिस्पॉन्स उत्पन्न होते हैं। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस की सिचुएशन में, जिसकी वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या अल्सर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम स्ट्रेस में रहते हैं, उन्हें इंक्रीज हार्ट रेट, इंसोमेनिया और एंजाइटी महसूस हो सकती है। अब हम तीसरे हार्मोन की बात करते हैं, जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे ब्लड शुगर रेगुलेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंसुलिन को जनरेट करने वाला ग्लैंड है पैनक्रियाज। इंसुलिन के फंक्शंस कुछ इस प्रकार हैं। ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, एनर्जी स्टोरेज करने में मदद करता है। अक्यूट स्ट्रेस यानी शॉर्ट टर्म स्ट्रेस की सिचुएशन में इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाता है, जिससे ब्रेन और मसल्स को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ क्रॉनिक स्ट्रेस की सिचुएशन में इंसुलिन एक दूसरा रोल प्ले करता है। इसमें पहली चीज है कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ने लगता है। दूसरा चीज है कि अनस्टेबल ग्लूकोज लेवल्स होते हैं, जिससे फैटीग और एनर्जी क्रैशेस होते रहते हैं। तीसरी चीज है कि वेट गेन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने का खतरा बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए लॉन्ग टर्म वर्क स्ट्रेस के कारण इंसुलिन डिसरेगुलेशन हो सकता है, जिससे डायबिटीज या प्री डायबिटिक सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अब जो चौथा हार्मोन हम जिस पे बात करेंगे वो है थायराइड हार्मोन, जिसे T3 और T4 भी कहते हैं। ये हार्मोन्स एनर्जी और मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। थायराइड हार्मोन जनरेट होता है थायराइड ग्लैंड से। थायराइड हार्मोन के फंक्शंस कुछ इस प्रकार है: मेटाबॉलिज्म और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन और एनर्जी प्रोडक्शन। अक्यूट स्ट्रेस की सिचुएशन में थायराइड फंक्शनिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि थायराइड फंक्शन टेम्पोरली इनहिबिटेड हो जाता है, जिससे एनर्जी कंजर्वेशन शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्रॉनिक स्ट्रेस अगर होता है तब थायराइड के इफेक्ट्स दूसरे प्रकार से होते हैं। इसमें पहली चीज है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है अंडर एक्टिव थायराइड, और अगर किसी का थायराइड अंडर एक्टिव है तो उस व्यक्ति को फैटीग मतलब थकान, वेट गेन, डिप्रेशन
ये सारी चीजें हो सकती हैं। या क्रॉनिक स्ट्रेस की सिचुएशन में एक दूसरी चीज भी हो सकती है जिसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब ओवर एक्टिव थायराइड। अगर किसी व्यक्ति का थायराइड ओवर एक्टिव है तो उसे एंजाइटी, रैपिड हार्ट बीट और वेट लॉस हो सकता है। ब्रिटल नेल्स और हेयर लॉस भी इसके एक सिम्टम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप हो सकती है, जिससे व्यक्ति को लो एनर्जी और वेट गेन हो सकता है। अब हम पांचवें हार्मोन की बात करेंगे जो सेक्स हार्मोन है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हम बात करेंगे। सेक्स हार्मोन्स जनरेट होते हैं टेस्टिस में जो मेल में होता है और ओवरीज में जो फीमेल में होता है। सेक्स हार्मोन्स एचपीजी एक्सिस यानी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस के द्वारा कंट्रोल होते हैं। सेक्स हार्मोन्स के फंक्शन कुछ इस प्रकार है: रिप्रोडक्शन, मूड रेगुलेशन, बोन हेल्थ एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं अक्यूट स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट होता है सेक्स हार्मोन्स के ऊपर। अक्यूट यानी शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस टेम्पररी सप्रेस हो जाते हैं, जिससे शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वहीं क्रॉनिक स्ट्रेस की सिचुएशन में सेक्स हार्मोन्स के ऊपर क्या इफेक्ट होते हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहली चीज है इनफर्टिलिटी, जिसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और टेस्टोस्टेरोन डिप्लीशन शामिल है। दूसरी चीज है लो लिबिडो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से जुड़े हुए केसेस में देखा गया है कि मोर देन 50% केसेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, ना कि ऑर्गेनिक होते हैं। और तीसरी चीज है मूड स्विंग और इमोशनल इंस्टेबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि जो कपल्स क्रॉनिक इनफर्टिलिटी से डील कर रहे होते हैं उनमें लो टेस्टोस्टेरोन या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाई देती। अब हम जो लास्ट हार्मोन देखेंगे वो है ऑक्सीटोसिन, जिसे सोशल बॉन्डिंग और लव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन जनरेट होता है हाइपोथैलेमस में और रिलीज किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस कुछ होते हैं इस प्रकार से: वो इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट करता है, ट्रस्ट क्रिएट करता है और स्ट्रेस रेगुलेशन में हमारी मदद करता है। अक्यूट स्ट्रेस में ऑक्सीटोसिन सोशल सपोर्ट सीकिंग के बिहेवियर को बढ़ाता है, यानी अक्यूट स्ट्रेस में आदमी सोशल सपोर्ट ज्यादा सीख करता है और ये जो उसका टेंडेंसी है, ये जो बिहेवियर है, उसको ऑक्सीटोसिन एनहांस करता है। वहीं क्रॉनिक स्ट्रेस में ऑक्सीटोसिन सोशल विड्रॉल और इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को इंक्रीज करता है और यह भी देखा गया है कि लो ऑक्सीटोसिन लेवल से लोनलीनेस और डिप्रेशन बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए सिंगल मदर्स जो क्रॉनिक स्ट्रेस में होती हैं वो अपने बच्चों से इमोशनल कनेक्शन बनाने में कठिनाई महसूस कर सकती हैं। तो इस तरह से हमने आज स्ट्रेस की बात की हार्मोन्स के रेफरेंस में। तो स्ट्रेस का इफेक्ट एचपीए एक्सिस, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग पर पड़ता है। क्रॉनिक स्ट्रेस जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है उससे रिलेटेड कंडीशंस अलग अलग हार्मोन्स के कॉन्टेक्स्ट में कुछ इस प्रकार है। कॉर्टिजोल हमारे मेमोरी इश्यूज, ओबेसिटी और इम्यून सप्रेशन को बढ़ाता है क्रॉनिक स्ट्रेस के सिचुएशन में। एड्रेनलिन हमारे एंजाइटी को, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को इंक्रीज कर सकता है क्रॉनिक स्ट्रेस के सिचुएशन में। इंसुलिन हमें डायबिटिक या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की ओर ले जा सकता है क्रॉनिक स्ट्रेस की सिचुएशन में। थायराइड हार्मोन हमें हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ ले जा सकता है। सेक्स हार्मोन्स इनफर्टिलिटी, लो लिबिडो और मूड डिसऑर्डर्स की तरफ ले जा सकते हैं। ऑक्सीटोसिन लोनलीनेस और डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। ये सारी चीजें क्रॉनिक स्ट्रेस के सिचुएशन में पॉसिबल हो सकती हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाथ।